हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिवांश लीगल। और मैं हूं शिवांश। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड का जो सेक्शन है 20 से लेकर 30 तक के जो सेक्शंस हैं आईपीसी के, उनको हम समझेंगे वन बाय वन। इनको रीड करते हैं, चलिए। सो कोर्ट ऑफ जस्टिस है सेक्शन 20। तो लास्ट वीडियो में भी हमने इसे कवर किया था, आज फिर इसको एक बार देख लेते हैं। The words court of justice denote a judge who is empowered by law to act judicially alone, or body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such body or body of judges is acting judicially. So ये कहना चाह रहा है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस वो होगा जहाँ पे जज जो हैं वहाँ पे जज या बहुत सारे जजेस भी हो सकते हैं या एक सिंगल जज भी हो सकता है, और वो जुडिशली एक्ट कर रहे हो वहाँ बैठ के, और जिन्हें एम्पावर्ड बाय लॉ हो। सो इसकी एक इलस्ट्रेशन है, अ पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन 7/1860 ऑफ द मद्रास कोर्ट हैविंग अ पावर टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट्स इज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो पंचायत है वो अगर मद्रास कोर्ट के अंदर अगर कोई फैसला दे रही है सूट के ऊपर, किसी केस के ऊपर, तो और उसके पास पावर है इस कोर्ट के अंडर, तो वो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस है। देन सेक्शन 21। तो सेक्शन 21 कहता है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट काफ़ी, ये जो सेक्शन है 21, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। The words public servant denote a person falling under any of the description herein after following namely. So जो पहला था वो रिपेल्ड हो गया। अब जो दूसरा है उसकी बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि एवरी कमीशन ऑफिसर इन मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया, कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको कहते हैं अपॉइंट किया गया हो मिलिट्री में, नेवल में या एयरफोर्स में, सो इंडिया के अंदर, तो वो भी है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर आएगा। ये सारी डेफिनेशंस हैं जो हम जनरल एक्सप्लेनेशंस के चैप्टर 2 के अंदर पढ़ रहे हैं। और पब्लिक सर्वेंट जो है उसको डिफाइन किया गया सेक्शन 21 के अंदर। सो मिलिट्री, नेवल, एयर फोर्सेस वाले जो भी ऑफिसर हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। देन थर्ड है, every judge including any person empowered by law to discharge whether by himself as a member of any body of person any adjudicatory functions. So means इसका ये है कि कोई भी जज जो empowered by law हो डिस्चार्ज करने के लिए, फैसला सुनाने के लिए, और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन, मतलब एक से ज़्यादा जजेस भी हो सकते हैं जो जुडिशरी फंक्शंस को जो है जिन डिस्चार्ज करने के लिए जिनको अपॉइंट किया गया है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट में की डेफिनेशंस के अंदर आएंगे। देन फोर्थ है, एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर। अब हमने कोर्ट ऑफ जस्टिस तो हम सेक्शन 20 के अंदर पढ़ चुके हैं। 21 में ये कह रहा है कि इसका कोई भी ऑफिसर, कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई भी ऑफिसर, मतलब कोर्ट में काम करने वाला लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर। सो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें लिक्विडेटर वो होता है कि जो कोर्ट के जो में जो जैसे फैसले आते होते हैं, तो उसके अंदर जैसे कोई सूट फाइल हुआ है तो उसमें अपना जो भी ब्यौरा वगैरह है वो लिक्विडेटर के पास रहता है। रिसीवर एक्नॉलेज करता है, और कमिश्नर जो होता है वो इनसे ऊपर होता है। तो whose duty is as such officer to investigate or report or any matter of law or fact, मतलब यही है कि इन्वेस्टिगेट करता हो, रिपोर्ट बनाता हो, और टू मेक ऑथेंटिकेट और टू कीप एनी डॉक्यूमेंट, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी जो है डॉक्यूमेंट की चेक करता हो। जैसे मतलब कोई साक्ष्य जो है कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, और अगर कोई कोर्ट का जो है ऑफिसर है उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। और कोई उस डॉक्यूमेंट को संभाल के उसका ब्यौरा रख रहा है तो वो भी जो है पब्लिक सर्वेंट है। और टू टेक डिस्चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, मतलब जिसका
चार्ज जो है डिटरमाइन कर रहा है और जिसका चार्ज जो है डिस्पोज ऑफ कर रहा है, मतलब वहाँ बैठ के कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, और टू कीप एनी जुडिशियल प्रोसेस, और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, और टू इंटरप्रेटेट, और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट। सो ये सभी लोग भी जो हैं पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आ गए। मतलब सीधा सीधा ये है कि कोर्ट के जितने भी जुडिशरी फंक्शन है उनको कहते हैं, उनके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो वो भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथोराइज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटीज। सो मतलब कोई भी मतलब पर्सन हो गया जो स्पेशली ऑथोराइज्ड है कोर्ट ऑफ जस्टिस में परफॉर्म करने के लिए कुछ जो उसको स्पेसिफाइड जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। देन अब इसके बाद है 5th, एवरी ज्यूरी मैन, असेसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। सो ज्यूरी मैन आप जानते हैं ज्यूरी होती है कोर्ट के अंदर, तो उसके अंदर जितने भी मेंबर हैं वो ज्यूरी मैन होते हैं, तो वो सभी, और असेस करने वाले मैटर को असेस कर रहे हैं जो, और मेंबर ऑफ अ पंचायत, कोई भी मेंबर है अगर पंचायत का किसी एज अ मतलब किसी मैटर में वो असेस कर रहे हैं जो एम्पावर्ड बाय लॉ हैं, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। 6th है एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice or by any other competent public authority। So आर्बिट्रेटर वो होता है जो मामलों को सुलटाता है, जो ये कुछ पर्टिकुलर मैटर्स को जो है इनके अंदर आते हैं, तो ये इनको जो है दोनों पार्टीज के जो डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करता है। तो आर्बिट्रेटर अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा कोई मतलब उसको डिसीजन के लिए उसको रेफर किया जाता है, और मतलब और बाय एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा अगर उसके पास रेफर किया जा रहा है कोई केस और वो पब्लिक का मैटर की सुनवाई कर रहा है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। और इसके बाद है 7th, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। अब कन्फाइनमेंट में कौन रखता है? पुलिस ही होती है बेसिकली। सो कोई भी मतलब पुलिस ऑफिसर हो गया या जो अपॉइंटेड है एनी मतलब कोई एनी ऑफिस बाय वर्च्यू मतलब कोई ऑफिस में ऐसा कोई पर्सन जो काम कर रहा है जिसके पास पावर है कि मतलब कन्फाइनमेंट की, मतलब किसी पर्सन को कन्फाइन करके रखने की, तो जेल में रखने, जेल के कन्फाइनमेंट होता है जैसे जेल के अंदर रखना, तो उसके अंदर एम्पावर्ड बाय लॉ है, तो फिर वो जो है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा। देन 8 है एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice, or to protect the public health, safety and convenience। तो इसका मीनिंग ये है कि कोई भी ऑफिसर हो गया जिसकी ड्यूटी बनती है पब्लिक के लिए काम करने के लिए, पब्लिक के जो राइट्स हैं उनके लिए, अगर सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए काम कर रहा है, हेल्थ के लिए काम कर रहा है, सो वो भी जो है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा। देन उसके बाद जो है टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, जो ऑफेंसेस की जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो भी, और टू प्रिवेंट कर रहा है ऑफेंसेस को ना होने से प्रिवेंट कर रहा है वो ऑफिसर, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। और टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, मतलब जिन्होंने क्राइम किया है उनको जस्टिस के सामने लेके जाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं। 9th, देन इसके बाद 9th है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी it is as such officer to take, receive, keep, expend any property on behalf of government। so meaning ये है कि प्रॉपर्टी जो है उसको रिसीव कर रहा है, उसका रिकॉर्ड उसको कीप मतलब उसको रख रहा है, और एक्सपेंड मतलब उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के बिहाफ से उसकी मतलब उसको अपॉइंट किया गया, उसकी ड्यूटी लगाई गई है कि प्रॉपर्टीज़ को जो है उनको देखे और उनको रिसीव करे, और टू मेक एनी सर्वे, और किसी का कोई मैटर है तो उसमें सर्वे करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए अपॉइंट किया गया किसी ऑफिसर को, कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट अगर अपॉइंट किया गया है, और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस। अब रेवेन्यू ऑफिसर भी होते हैं तो वो रेवेन्यू कलेक्शन उनका काम होता है, और टू इन्वेस्टिगेट और टू रिपोर्ट
on any matter affecting the pecuniary interest of the government. अब जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के लिए जो काम कर रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट है. और टू मेक और authenticate or keep any document relating to the pecuniary interest of the government. मतलब गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के खातों के लिए जो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के लिए जो काम कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट और बना रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट, और टू प्रिवेंट द इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पिक्यूनियरी, मतलब प्रिवेंट कर रहे हैं लॉ को और प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के लिए, तो वो भी जो है पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे. देन 10th नंबर पॉइंट है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट और लेवी एनी रेट और टैक्स फॉर एनी सेक्युलर कॉमन पर्पस ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट. सो ये यही कह रहा है कि मतलब टैक्स ऑफिसर भी होते हैं. सो उनका काम क्या होता है? सर्वे करना, असेसमेंट करना, टैक्स को जो है इम्पोज करवाना, मतलब लगाना, टैक्स लगाना उनका. तो वो किसी विलेज में जाके, किसी टाउन में, किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर वो ऐसा कोई ऑफिसर है, वो भी पब्लिक सर्वेंट है. और टू मेक, ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट फॉर द एसर्टेनिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ एनी विलेज. सो मतलब उनके जो राइट्स हैं उनको ऑथेंटिकेट कर रहा है, कीप उनको रख रहा है, कीप कर रहा है उनको एनी डॉक्यूमेंट उनका. सो वो भी उनका रिकॉर्ड रख रहा है, उनकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रख रहा है, सारी डेटा उसके पास है, असेसमेंट वगैरह करता है. ऐसा कोई ऑफिसर भी है तो जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा है विलेज, टाउन या डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सो वो भी जो है पब्लिक सर्वेंट है क्योंकि वो पब्लिक के लिए काम कर रहा है. देन इसके बाद है 11th नंबर पॉइंट है every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election on part of an election. So ये कह रहा है कि मतलब अब जैसे इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के अंदर जितने भी लोग का जो इलेक्शन का जो रोल, मतलब पहले आप जाते हो, जैसे पोलिंग बूथ पे जाते हो तो उससे पहले रजिस्टर के में आपका नाम चेक किया जाता है, आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो सब वेरीफाई किया जाता है. तो वो जितने भी ऑफिसर वहाँ बैठे हुए हैं इलेक्शन करवाने के लिए और उनका प्रचार करने के लिए इलेक्शन का, और प्रिपेयर जो भी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं, तो वो सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं क्योंकि वो इलेक्शन करवा रहे हैं और वो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, वो सभी पब्लिक सर्वेंट होंगे. देन 12th नंबर पॉइंट है एवरी पर्सन. इसमें 2 पॉइंट में बात की गई है. पहला पॉइंट है इसमें भी कि इन द सर्विस और द पे ऑफ द गवर्नमेंट और रिन्यूमरेटेड बाय द फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट. मतलब कोई भी गवर्नमेंट के अंदर जो पब्लिक ड्यूटी बनती है, अगर वो कोई काम कर रहा है और जिसके लिए उसको पे मिल रही है, फीस मिल रही है, तो वो भी जो है अपना पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा. देन बी पॉइंट है इन द सर्विस और द पे स्केल पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, अ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल, provincial or state act or a government company as defined in section 617 of the Companies Act 1956. So इसका मीनिंग ये है कि मतलब सेंट्रल के अंडर या किसी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है कोई बंदा, या किसी ये जो एक्ट में डिफाइंड है कंपनीज एक्ट के अंदर, जो सेक्शन के अंदर डिफाइंड है 617 के अंदर, किसी लोकल अथॉरिटी में कि मैं कोई बंदा काम कर रहा है, उसको उसके लिए पे मिल रही है, या किसी कॉरपोरेशन में मतलब कोई काम कर रहा है, तो वो भी जो है पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा. देन इलस्ट्रेशन है इसके बाद, अ म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट. तो जो एक म्युनिसिपल कमिश्नर है वो भी जो है पब्लिक सर्वेंट है. इसकी एक्सप्लेनेशन है पहली, पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द, इसमें ये है कि
तो बात कर रहे हैं हम इलस्ट्रेशन की। सो एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है कि पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शन आर पब्लिक सर्वेंट्स वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। तो वो सभी पब्लिक हैं, सर्वेंट हैं जो काम कर रहे हैं, जो अबव मतलब जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं वो सभी पब्लिक सर्वेंट है। और जो गवर्नमेंट के लिए नहीं भी काम कर रहे पर ऊपर जो दिए गए जितने भी थे डिस्क्रिप्शन उनमें अगर कोई फॉल करता है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। और एक्सप्लेनेशन 2 ये कह रहा है वेदर द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट ऑक्योर दे शैल बी अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation। तो ये बात कर रहा है पब्लिक सर्वेंट वर्ड की जो बात कर रहा है, ये कह रहा है कि एवरी पर्सन जिसके पास एक्चुअल पोजेशन है पब्लिक सर्वेंट होने उसको समझा जाने का, और उसमें क्या है कि वो जो पोजीशन होल्ड कर रहा है एज अ पब्लिक सर्वेंट, तो वो भी जो है इसमें यही बात कर रहा है कि वट एवर द लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन, उसमें अगर उसके पास राइट है उस सिचुएशन को होल्ड करने का तो वो पब्लिक सर्वेंट है। एंड दो इलेक्शन जो है उस वो बात कर रहा है कि जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है वो डिनोट कर रहा है इलेक्शन को, वो बात कर रहा है कोई भी इलेक्शन हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव हो सकते हैं, म्यूनिसिपल हो सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटी के हो सकते हैं। तो ये है कोई भी मतलब इलेक्शन है और जो इंडिया के अंदर हो रहे हैं तो वो सारे इलेक्शन की बात कर रहा है। तो वो जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं उनके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं। अब बात है स्टेट अमेंडमेंट की। तो ये राजस्थान की अमेंडमेंट है और ये स्टेट राजस्थान की अमेंडमेंट जो है 13 पॉइंट के अंडर जो है डिफाइन की गई है। तो 13 पॉइंट ये कहता है एवरी पर्सन एम्प्लॉयड और एंगेज बाय any public body in the conduct and the supervision of any examination recognized or approved under any law। so ये कह रहा है कि किसी की लॉ के अंदर अगर स्टेट के अंदर कोई एग्ज़ाम हो रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं और उसके अंदर जो पर्सन एम्प्लॉयड हैं वो कंडक्ट करवा रहे हैं और उसको सुपरवाइज कर रहे हैं एग्ज़ाम को, तो वो भी जो है पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। अब पब्लिक बॉडी को इंक्लूड कर रहा है कि इसके अंदर कि यूनिवर्सिटी, a board of education or other body either established by or under a central or state act or under the provisions of the Constitution of India or constituted by the government। तो पब्लिक बॉडी में तो ये बोल दिया कि क्या कहते हैं जितने भी मतलब स्टेट और सेंट्रल के जो एक्ट हैं और या फिर सब भारत का जो संविधान है उसके अंदर या गवर्नमेंट के से कॉन्स्टिट्यूटेड होता है कोई प्रोविज़न है तो पब्लिक बॉडी है वो माना जाएगा। मतलब वो यूनिवर्सिटी हो गई, बोर्ड हो गई, तो ये जो है गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूटेड किसी प्रोविज़न के अंदर या भारत के संविधान के अंदर इस्टेब्लिश किए गए हैं तो वो सभी जो है पब्लिक बॉडी है। यूनिवर्सिटी हो गया, बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो गया। फिर एक लोकल अथॉरिटी की बात कर रहा है ये, वो राजस्थान एक्ट के अंदर आती है। तो यही था जी 21 सेक्शन। अब इसके आगे बात करते हैं 22 सेक्शन की, मूवेबल प्रॉपर्टी। The word movable property are intended to include any corporeal property of every description except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth। मतलब जो भी चीज़ जो है अर्थ के साथ अटैच नहीं है एक्सेप्ट लैंड, मतलब ये कह रहा है कि अर्थ के साथ जो भी अटैच नहीं है या लैंड नहीं है उसको छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं जैसे गहने हो गए, ज्वेलरी हो गई, घड़ी हो गई, इक्विपमेंट्स, व्हीकल, स्टॉक हो, लाइफ स्टॉक मतलब जैसे पशु वगैरह हो गए, गाय हो गई, और कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गए, और प्रॉपर्टी मतलब
बल्ब वगैरह हो गया, या मतलब जो भी जिसको भी हम मूव कर सकते हैं वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। अगर आप सपोज करो जैसे एक फ़ैन है, अगर वो सीलिंग पे लगा दिया गया है तो वो फिर बन जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो फिर मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं रहता है। जब तक वो ज़मीन पे रखा हुआ है या किसी टेबल पे रखा हुआ है तब तक वो मूवेबल है। बट अगर मैं उसको फास्टन कर देता हूँ किसी चीज़ से, छत में या किसी दीवार पे, तो वो मूवेबल नहीं रहता, वो हो जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 22 जो है मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। देन 23 रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। सो रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस क्या है देखते हैं। रॉन्गफुल गेन ये है कि इज अ गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ द प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल। मतलब जो गेन कर रहा है वो लीगली इंटाइटल नहीं है, और जो जिसको लॉस हो रहा है वो लीगली इंटाइटल है, उसका मालिक है उस प्रॉपर्टी का। तो रॉन्गफुल लॉस ये कहता है कि वो उसका लीगली राइट बनता था और उसका जो लीगल राइट है वो जो है अनलॉफुली मीन से उसका जा रहा है, लूज कर रहा है वो अपनी प्रॉपर्टी को। और रॉन्गफुल गेन ये कह रहा है कि जिसका राइट नहीं था वो जो है उस प्रॉपर्टी को जो है गेन कर रहा है। So gaining wrongfully and losing wrongfully. A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully, as well as when such person acquires wrongfully. पहली बात तो ये कह रहा है कि अपने पास रख लेता है, wrongfully गेन कर लेता है तो वो भी wrongfully गेन माना जाएगा, और एक्वायर कर लेता है wrongfully तो वो भी जो है wrongful gain माना जाएगा। A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property, मतलब उसको बाहर निकाल दिया गया किसी प्रॉपर्टी से, या as well as such person is wrongfully deprived of the property, या तो पहले ही निकाल दिया गया या deprived मतलब उसको निकाला जा रहा है, उसका राइट इन्फ्रिंज किया जा रहा है, लूज कर रहा है वो, तो वो जो है wrongful लूज हो गया। कमेंट्स। अब इसमें केस है KN मेमा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1957 सुप्रीम कोर्ट का केस है। देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो एपिलेंट था, कैंडिडेट था, ट्रेनिंग कर रहा था इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जोधपुर में। तो उसने क्या है, एक फ़्लाइट भरी एयरक्राफ्ट से, और मतलब पहले उसने कोई अप्रूवल नहीं ली, विदाउट ऑथराइजेशन, विदाउट ऑब्जर्विंग एनी ऑफ द फॉर्मेलिटी प्री रिक्वेस्ट टू एन एयरक्राफ्ट फ्लाइट। तो मतलब उसने पहले कोई भी उसने जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं फ़्लाइट भरने से पहले, तो उसने उस एयरक्राफ्ट के लिए कोई भी जो है फॉर्मेलिटीज़ नहीं करी, सीधा उड़ान भरी और लैंड किया पाकिस्तान के अंदर। तो अपीलेंट वाज अरेस्टेड एंड ब्रॉट टू इंडिया एंड प्रोसिक्यूटेड फॉर द थेफ्ट ऑफ एयरक्राफ्ट अंडर सेक्शन 379। तो उसके ऊपर चार्ज लगा एयरक्राफ्ट को चोरी करने का अंडर सेक्शन 379 IPC। और इसके बाद हेल्ड हुआ कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और हेल्ड ये किया कि दैट टेकिंग आउट द एयरक्राफ्ट बाय द अपीलेंट फॉर एन अनऑथोराइज्ड फ्लाइट and in fact given the appellant temporary use of aircraft for his own purpose and had temporarily deprived the owner of the aircraft। तो उसने क्या किया है कि उस जो ओनर था, ओनर कौन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसी को मतलब एयरक्राफ्ट जो था यूज़ करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए दिया गया था उस दिन के लिए, तो वो जो था वो रॉन्ग। तो उस केस में ये माना गया ये क्लियरली अ गेन और लॉस बाय एनी लॉफुल मीन्स विद इन सेक्शन 23। तो ये जो एक्ट उसने किया है वो जो है रॉन्गफुली गेन का माना गया है, और इस केस में भी यही जो है हेल्ड हुआ। तो उसने जिस कैंडिडेट ने जो उड़ान भरी थी और जाके वहाँ पे बाद में वो पकड़ा भी गया, तो उसमें यही माना गया कि उसने रॉन्गफुली गेन करने की कोशिश की है, और रॉन्गफुल लॉस जो हुआ है वो गवर्नमेंट को हुआ है जो कि ओनर था। देन इसके बाद है सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली। Whoever does anything with intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to other person is said to do that thing dishonestly। So यही है कि
झूठ बोल के किया, डिसऑनेस्टली किया, तो उसमें क्या है कि इंटेंशन यह है कि रॉन्गफुल गेन करने की एक पर्सन को और दूसरे पर्सन को नुकसान हो जाए, तो ये जो है डिसऑनेस्ट माना जाएगा। अब इसमें कमेंट्स में ये क्या कहते हैं, सो द टर्म डिसऑनेस्टली एंड द टर्म फ्रॉडुलेंट में जो है फ़र्क है। जो डिसऑनेस्टली है, जो सेक्शन 24 के अंदर जो इस कोड के अंदर जो डिफाइन की गई है, वो बात करती है रॉन्गफुल गेज टू अनदर, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर, और मतलब ये सिर्फ रॉन्गफुल लॉस की बात कर रहे हैं। और जो फ्रॉडुलेंट है उसका जो मीनिंग है वो मच वाइडर है देन जो है डिसऑनेस्ट है। देखने में ये दोनों मतलब बात करेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकता है कोई भी आदमी इसमें, डिसऑनेस्ट में और फ्रॉडुलेंट में क्या फ़र्क रह गया। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। इसमें ये है कि फ्रॉडुलेंट जो है वो वाइडर टर्म में यूज़ किया गया है, उसमें इंक्लूड किया गया है अगर किसी की बॉडी को इंजरी होती है, किसी के माइंड पे कोई इफेक्ट पड़ता है, या उसकी कोई रेपुटेशन जा रही है। तो ये केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रविंद्रनाथ सिंह का, सुप्रीम कोर्ट का केस था। तो इसमें ये माना गया था कि जो है डिसऑनेस्ट में और फ्रॉडुलेंट में ये फ़र्क है, वो उसका जो मीनिंग है बस उतना ही है रॉन्गफुल लॉस तक का। और फ्रॉडुलेंट में ये है कि इंजरी उसके बॉडी को भी हो सकती है, माइंड को भी हो सकती है, रेपुटेशन भी जा सकती है। तो ये है फ्रॉडुलेंट का मीनिंग और डिसऑनेस्ट का। तो आप ऊपर राइट में एक देखेंगे थोड़ा सा, तो आपको दिखेगा इट इज़ बेटर टू अर्न अ लिटिल हॉनेस्टली देन अ लॉट डिसऑनेस्टली। सो यही है मीनिंग इसका, यही है कि थोड़ा खाएं, अपनी मेहनत से कमाएं, और बल्कि बजाय इसके कि झूठ बोल के जो कमाया गया है, क्योंकि वो जो है ज़्यादा दिन तक बचता नहीं है। देन इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 25 की, फ्रॉडुलेंटली। A person is said to do a fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise. अगर उसने इंटेंशन उसकी डिफ्रॉड कमिट करने की है तो उसको जो है हम फ्रॉडुलेंट की डेफिनेशन में कंसीडर करेंगे। और उसकी इंटेंशन ऐसी थी कि मतलब सामने वाले का जो के साथ, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, ये जो है बंदा जो है उसके कार्ड के साथ जो है डिफ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, मतलब किसी का एटीएम चोरी करके जो है पैसे निकालने की कोशिश की, तो वो भी क्या है फ्रॉडुलेंटली उसके जो पैसे है उसके ऊपर जो है फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है उसके साथ। तो इंटेंशन जो है इसमें बेसिकली इंटेंशन की बात हो रही है। अब ये चाहे कैसे भी हो सकता है, ये उसकी पैसे से उसको क्षति पहुंचा सकता है, उसकी बॉडली हो सकती है उसकी, या फिर उसके जो है मेंटली, या फिर उसके उस बंदे की डिफेमेशन करके भी हो सकती है, फ्रॉड कमिट किया जा सकता है। सो ये डिसऑनेस्ट जो सेक्शन 24 में जो डिफाइंड है उससे थोड़ा वाइडर टर्म में फ्रॉडुलेंटली को जो है डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 26 की, रीज़न टू बिलीव। अब देखिए, अगर आपके पास कोई रीज़न है किसी चीज़ के ऊपर बिलीव करने का और वो सफिशिएंट है, तो वो उसको हम रीज़न टू बिलीव मानेंगे। बट अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो हम उसको सफिशिएंट नहीं मान सकते, मतलब फिर ना बिलीव करने का तो कोई सफिशिएंट ग्राउंड हो ही नहीं सकता ना। अब जैसे आप नीचे डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक फोटो में, बिलीव मी एमएसपी विल स्टे फॉर्म लॉज आर गुड फॉर यू। तो ये मोदी जी जो हैं कह रहे हैं किसानों को कि जो फॉर्म का जो लॉ लाया गया है, जो एक्ट पास किया गया है, वो जो है आपके हित के लिए है। अब ये रीज़न टू बिलीव जो है सफिशिएंट अगर लगता है फार्मर्स को तो वो रीज़न टू बिलीव माना जाएगा, और अगर नहीं लगता तो फिर वो उसका कोई सफिशिएंट कॉज नहीं माना जा सकता, क्योंकि ना बिलीव करने का तो कोई रीज़न बनता ही नहीं है, बिलीव करने का ही रीज़न होता है। देन इसके बाद करते हैं सेक्शन 27 की, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क एंड सर्वेंट। अच्छा, हम इसमें ये पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी अगर वाइफ के पास है, आपकी कोई ओनर है, उसकी वाइफ के पास है, उसके क्लर्क के पास है, या फिर किसी सर्वेंट के पास है, तो वो उसको ऐसे ही समझा जाएगा कि वह उसके खुद के पास है। चाहे वो उसका टेम्परेरी एम्प्लॉय ही हो, उसे भी सर्वेंट ही समझा जाएगा, और उसको ऐसे ही समझा जाएगा कि उस पर्सन के पास जो उस पोजेशन है उस पर्सन के पास ही है उस प्रॉपर्टी का।
इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है, पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररी ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और अ सर्वेंट इज अ क्लर्क और अ सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। टेम्पररी भी हो तो भी वो जो है क्लर्क और सर्वेंट ही माना जाएगा उसका। ये नहीं है कि टेम्पररी एम्प्लॉय को जो है हम नहीं मानेंगे, वो भी उसके अंदर ही इंक्लूड होगा, और उसको भी जो है उसका भी जो पोजीशन है अगर उसके पास, तो वो ऐसे ही समझा जाएगा कि उसके मालिक के पास है उसका पोजीशन। देन काउंटरफिट। काउंटरफिट ये है, काउंटरफिट मीनिंग का जो मीनिंग है वो टू एक्सप्लेनेशन से इसमें डिफाइन किया गया है। पहले हम रीड करते हैं इसकी डेफिनेशन की, क्या कह रहा है कि अ पर्सन इज सेट टू काउंटरफिट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। मतलब काउंटरफिट तब माना जाएगा अगर कोई पर्सन जो है एक चीज ऐसी वो ऐसी चीज बनाता है जो दूसरी चीज से रिजेंबल करती हो, इंटेंडिंग बाय मींस दैट ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। मतलब किसी का राइट डिसीव करने के लिए, और knowing it likely to be that deception will thereby be practice। so उसको जान के वो सब जानबूझ के ये सब काम कर रहा है और ऐसे नकली चीजें बना रहा है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या ये कह रहा है कि इट इज नॉट एन एसेंशियल टू काउंटरफिट दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। तो ये कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो, थोड़ी अलग भी हो सकती है। जैसे आप देखते हैं मार्केट में एडिडास की जगह एबीबास के शूज मिलते हैं, सो वो जो है इसे समझ सकते हैं हम। एक्सप्लेनेशन 2 ये कह रहा है व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है कि दूसरी चीज के साथ कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट द पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय। और उसकी इंटेंशन ये है कि उसका जो है डिसीव करने की, इट शैल बी प्रिज्यूम अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। मतलब उसको हम तब तक मानेंगे जब तक वो प्रूव ना हो जाए that the person also causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। तो रिजेंबलेंस होनी चाहिए, साफ सीधी बात है, और उसकी इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि जो है वो या प्रैक्टिस कर रहा हो ऐसी चीज़ बनाने के लिए। जैसे अब मान लो कि नोट होते हैं या कोई नकली जेवर बनाना है और उसको कहते हैं असली बताकर बेच रहा है, तो उसकी इंटेंशन है कि उस राइट डिसीव करने की, और जो नकली नोट छाप रहा है उसको उसकी इंटेंशन ऐसी है कि उस नोट को के बदले कुछ मतलब फ्रॉड करने की, ऐसा कुछ काम करने की, तो वो काउंटरफिटिंग माना जाएगा। देन बात करते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन 29 की। The word document denotes any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or by which may be used as evidence of that matter। अब डॉक्यूमेंट हम उसको मानेंगे जो जिसके ऊपर लेटर हो, फिगर्स हो, मार्क्स हो, और बहुत सारे भी हो सकते हैं, और उसका यूज़ हो और जिसका यूज़ किया जा सके एज ए एविडेंस किसी मैटर में, सो वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और इसमें एक्सप्लेनेशन फर्दर ये है कि इट इज़ अ इमटेरियल बाय दैट मीन्स और अपॉन बाय सब्सटेंस द लेटर, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म, और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। मतलब डॉक्यूमेंट हम उसको भी मानेंगे, जैसे आपकी कोई बुक है, आपके पास कोई ऐसा पेज है ये जिसके ऊपर डेटा लिखा हुआ है और जिसमें कुछ मीनिंगफुल जो है चीज़ें जो है डिस्क्राइब कर रखी हैं, और उसमें ये डॉक्यूमेंट ऐसा भी हो सकता है जिसको हम कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने जो है एविडेंस के तौर पे जमा करा सकें, और नहीं भी हो सकता है, तो उसको भी जो है हम डॉक्यूमेंट ही मानेंगे। इलिस्ट्रेशन अब देख लेते हैं कि क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। राइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब टर्म्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो भी जो है विच में भी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो भी डॉक्यूमेंट होगा। और चेक हो गया, बैंक में आप चेक डिपॉजिट कराएंगे या चेक जो है आप किसी को दे रहे हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट है। अ पावर ऑफ टर्नी हो गई, वो भी है। विल हो गई, पावर ऑफ टर्नी हो गई। A map or plan which is intended to be used or which may be used as evidence, वो भी डॉक्यूमेंट होगा। और a writing containing directions। अब
कोई मैप है या उसमें कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसके अंदर डायरेक्शंस हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी जो है डॉक्यूमेंट माना जाएगा। फर्दर एक्सप्लेनेशन है, वट एवर इट इज expressed by means of letter, figure, marks are as explained by the mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letter, figure or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। चाहे तो एक्सप्रेस किया हो चाहे नहीं किया हो, बट किसी लेटर में या फिगर्स में इस सेक्शन के अंदर जो डिफाइन जो बात थी, इस सेक्शन का जो मीनिंग था किसी डॉक्यूमेंट, वो उसको डॉक्यूमेंट मानेंगे जिसमें हम एक पूरा जो है फिगर या लेटर कोई मीनिंगफुल जो है चीज़ मिलती है। तो इसको हम फर्दर जो है इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू हिज ऑर्डर। द मीनिंग ऑफ द इंडोर्समेंट एज एक्सप्लेन बाय द मर्सेंटाइल यूसेज इज दैट द बिल इज टू बी पेड टू द होल्डर। तो ये क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि जैसे इनवॉइस हो गया तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब मैं कोई चीज़ ऑर्डर कर रहा हूँ तो उसका मेरे को बिल मिलेगा, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो उसके ऊपर अगर कोई नाम लिखता है अपना, तो वो भी जो है डॉक्यूमेंट माना जाएगा। उसके ऊपर इंडोर्समेंट अगर कोई कर रहा है अपनी, तो इंडोर्समेंट मतलब अपनी कोई प्रचार कर रहा है नाम लिख के अपना उसके ऊपर, तो वो भी जो है डॉक्यूमेंट है। और द इंडोर्समेंट इज ए डॉक्यूमेंट, मतलब इंडोर्समेंट और डॉक्यूमेंट हुआ मस्ट बी कंस्ट्रूड इन द सेम मैनर एज इफ द वर्ड्स पे टू द होल्डर और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट हैड बीन रिटन ओवर द सिग्नेचर। तो ये भी जो है डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा, जिसके ऊपर सिग्नेचर कर दी है या इंडोर्समेंट कर दी, वो भी डॉक्यूमेंट ही है। सेक्शन 29 है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हम उसको मानेंगे जो हमारा सिस्टम में होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के जो सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 1 क्लॉज टी के अंदर डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, तो हम उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड समझेंगे। देन इसके बाद है 30 सेक्शन, आज का लास्ट सेक्शन, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये डिफाइन करता है कि वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट विच इज और purports to be a document whereby any legal right is, जिससे वो सभी डॉक्यूमेंट जिससे लीगल राइट क्रिएट होता है, एक्सटेंड होता है, ट्रांसफ़र होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है या फिर एक्सटिंग्विश मतलब कंप्लीट होता है और रिलीज होता है, और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेज करता है दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी सो और हैज़ नॉट अ सर्टन लीगल राइट, मतलब एक्नॉलेज करता है कि मैं इस लीगल लाइबिलिटी के अंदर आता हूँ, और या फिर ये भी एक्नॉलेज करता है कि मैं नहीं आता हूँ, इस मेरा लीगल राइट नहीं बनता है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है जो वैल्यू रखता हो। अब जैसे इलस्ट्रेशन के लिए इसमें नीचे दे रखा है, ए राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना नाम लिखता है। एज द इफेक्ट ऑफ दिस इंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफर द राइट टू the bill or to any person who may become the unlawful holder of it, the endorsement is a valuable security। मतलब वो पीछे लिख के उसके ऊपर गारंटी दे रहा है या साइन करके उसके ऊपर गारंटी दे रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे, तो वो भी जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जिसकी वैल्यूएबल क्रिएट हो जाती, जिसकी जो है लीगल राइट अगर जैसे किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस पर क्या है कि उस डॉक्यूमेंट की वैल्यू है, जैसे आपकी रजिस्ट्री है तो वो भी जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। देन अगला जो सेक्शन है वो 31 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू गाइस, एंड बनिए रहिएगा मेरे साथ आगे अगले वीडियोस में। थैंक यू।